प्लैनेट अर्थ के कई अलग अलग चेहरे हैं। पृथ्वी ज्वालामुखी और माउंटेन रेंजेस की शक्ल में आसमान की ओर उठी दिखती है। इसके ये चट्टानी रक्षक हमारे ग्रह की सतह को तराशते रहने वाले तूफानी समुद्रों, नदियों और जलधाराओं के लगातार बहते पानी पर नजर रखते हैं। पर इन हालात, रूपों और एनवायरमेंट्स में एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां बहुत तरह के जीव जंतु मिलते हैं। ये हैं जंगल और वन। ये पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा असाधारण जमीनी इकोसिस्टम है जहां जीवन अपने पूरे दमखम से धड़कता है। तीसरी सदी शुरू हो चुकी है और पूरी दुनिया में जितने जंगल कभी थे उसका आज सिर्फ 30% ही मौजूद है। हाल की सदियों में इंसान की करतूतों से इनका एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है। खैर, पर जो बचा है वो हमारे प्लैनेट के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। जीवन के लिए इस कुदरती संतुलन का जो एक पहलू जरूरी है वो है रिश्तों की एक दिलचस्प कड़ी जो जंगल और वन अपने अंदर रहने वालों के लिए पालते पोसते हैं। इस इंटरैक्शन के कई रूप हैं, पर जो एक सबसे आम दिखता है वो है शिकारी और शिकार का। कीड़े पेड़ों के सैप, पत्तियों और फलों पर पलते हैं। ये उस एनर्जी चेन की शुरुआत है जिसका प्रेइंग मैंटिस पूरा फायदा उठाना जानते हैं। ये छोटा सा मगर असरदार शिकारी अपने जितने आकार के कीड़ों के काइटिन एक्सोस्केलेटन को भी बर्बाद करके उन्हें पूरा खा सकता है और पेट भरने के बाद ये खुराक के बचे खुचे हिस्सों को आराम से हटा भी देता है। प्रेइंग मैंटिस के लिए सफाई से जुड़ी ये मेहनत जरूरी है। शायद इस काम में इस कीड़े को मजा भी आता है क्योंकि ये इसकी तरफ पूरा ध्यान देता है। पर शायद इसे पता नहीं कि ये खतरे में है। शिकारी खुद शिकार बन जाता है और मैंटिस खुराक बन जाता है एक मेडागास्कर कमीलियन का। यह भी कैमोफ्लेज की कला में माहिर है। जंगल के इकोसिस्टम में जहां शिकारियों की तादाद काफी ज्यादा होती है, वहां जिंदा बचने की कोशिश में जीवों ने खुद में कुछ कमाल के बदलाव किए हैं। जंगल ऐसे जीवों के आशियाने हैं जहां हमें एनिमल किंगडम में मौजूद कुछ बेहतरीन बहरूपिये दिखाई देते हैं। कुछ तो इस सिलसिले में एकदम परफेक्ट दिखते हैं। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और कीड़े हरे और बादामी रंग के होते हैं। ये तो पत्तियों, टहनियों और लाइकन की हूबहू नकल भी करते दिखाई देते हैं। कुछ जंगलों को बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है, जैसे बोर्नियो के वन। यहां बहुत से ऐसे जीव बसते हैं जो खुद को छिपाने के लिए कई तरीके आजमाते हैं। शिकारी और शिकार दोनों को ही अपने माहौल में घुल मिल जाना होता है। इसके कई फायदे होते हैं। बोर्नियो की ग्रीन क्रेस्टेड लिजर्ड का रंग जंगल की पत्तियों और लियानास जैसा होता है। इससे इन्हें हर जगह मंडरा रहे शिकारियों की नजर से बचने में मदद मिलती है। पर इन्हें एकदम शांत भी रहना होता है। इस छिपकली को एक खतरनाक मॉनिटर लिजर्ड के बहुत करीब होने का पता चल गया है। सिर्फ एकदम स्थिर रहने से भी शिकारी को धोखा दिया जा सकता है, पर यह बहुत ही पास है, तो यह एक मुश्किल इम्तिहान है। जब मॉनिटर लिजर्ड करीब आती है तो इसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और यह अपना रंग हरे से लाल कर लेती है।
और पलक झपकते ही ये एक आसान खुराक बन सकती है। अब इसका जिंदा रहना बस एक चीज पर निर्भर है, तेजी से भाग जाना। हरे भरे और गर्म इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स के मुकाबले वाइल्ड नॉर्थ में कहीं ज्यादा सरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। यहां हुक्म चलता है सर्दियों का, और ये सर्दी साल में 8 महीने राज करती है। और जो कोई भी इन विशाल जंगलों में रहने की हिम्मत करता है, उसे ये हालात ध्यान में रखने चाहिए। टाइगा के कॉनिफर्स को हवा और बर्फ बर्दाश्त करनी होती है। दरअसल कनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ के चरम हालात को थोड़ा आसान बनाने का काम करते हैं। टाइगा के वासी सर्दियों के जुल्म को इस ठंडे और एक समान जंगल की तरह से मुहैया आशियाने, खुराक और मौकों की वजह से ही सह पाते हैं। बड़े मैमल्स बहुत कम तापमान, बर्फ और खुराक की कमी को झेल जाते हैं। इस जमे हुए बियाबान में खुराक ढूंढना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। ब्राउन बेयर जैसे कुछ जानवरों को सर्दियों के दौरान अपनी मांदों में छिपने से पहले अपना वजन दोगुना करना होता है। जंगल इन्हें इनकी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त खुराक मुहैया कराएगा। ये भालू खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जंगल के कुछ वासी पहले ही दम तोड़ चुके हैं। ठंड के पहले शिकारों की बॉडी से इन्हें कुछ अतिरिक्त फैट हासिल हो जाएगा। साल के इस समय इनका मेटाबॉलिज्म उस खुराक के 75% हिस्से को फैट की परत में बदल देगा जो ये खाते हैं, और फिर इनका शरीर सर्दियों की इनकी नींद के दौरान इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा। पर कनिफेरस वन सिर्फ बर्फीले उत्तरी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। कुछ जंगल नम और गर्म मौसम के हिसाब से भी ढल गए हैं, जिसके नतीजे में एवरग्लेड्स या फ्लोरिडा के विशाल दलदली इलाके बन गए हैं। इस इलाके को शक्ल देता है पानी। और बेशक यहां केमन और एलिगेटर अजीब से लगते हों, पर यह इस वुडलैंड इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। केमन की विरासत पुरानी है। ये यहां बोल्ड साइप्रस पेड़ों की जड़ों, तनों और शाखाओं के बीच रहते हैं। और फ्लोरिडा स्वॉम्प्स में कोई भी इनके जबड़ों से सुरक्षित नहीं होता। यहां केमन इतनी तादाद में दिखते हैं, इसकी एक वजह है यहां का माइल्ड क्लाइमेट, जो इन बड़े और ठंडे खून वाले जीवों के लिए जरूरी है। एवरग्लेड का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, गुनगुना और नम। एवरग्लेड्स अनिश्चितता से भरा इलाका है। यहाँ की सतह पर आधा पानी और आधी जमीन है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ सिर्फ सबसे हिम्मती और हालात के हिसाब से तैयार जीव ही जी सकते हैं। ऊपर डालियों में वुडपेकर अपने गोदाम बनाते हैं, जहाँ ये अपनी मनपसंद खुराक छिपा कर रखते हैं। ये पाम्स के नर्म और फाइबर वाले तनों में जगह बनाकर वहां एकॉन्स और तरह तरह के फल छिपाते हैं। एवरग्लेड से दूर दुनिया के सबसे बड़े महासागर के बीच में
ट्रॉपिकल से दिखने वाले हरे भरे जंगल अचानक नजर आने लगते हैं। कनेरी आइलैंड्स, लॉरेल फॉरेस्ट टर्शियरी दौर की झलक देते हैं। ये जंगल 2 करोड़ साल पहले के लैंडस्केप्स जैसे ही हैं। इस पुराने जंगल का वजूद अटलांटिक महासागर की ट्रेड विंड्स के कारण है। इस जंगल के कायम रहने के लिए समुद्र और हवा मिलकर नमी और वो टेम्परेचर देते हैं जो इसे चाहिए। लॉरेस सिल्वा एक फॉसिल फॉरेस्ट है जहां पेड़ों की 25 ऐसी किस्में हैं जो शायद बहुत लंबे समय से बदली ही नहीं हैं। विनियाटिगोस जैसे फलों के पेड़ हाल ही में यहां आए और कुछ जीवों के लिए, जैसे इस ब्राउन रेड के लिए, शानदार दावत बन गए। मैचुरेशन प्रोसेस की वजह से इन फलों में काफी अल्कोहल होता है, जिसके कारण चूहे धुत होकर पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं। लॉरेस सिल्वा बादलों से पानी लेकर इसे जलधाराओं में बदल देता है, जहां सिर्फ कनेरी आइलैंड, लॉरेल फॉरेस्ट्स में मिलने वाले बोलेस पिजन्स पानी पीते और नहाते हैं। गर्मियों में ये उन कुछ पोखरों पर इकट्ठे हो जाते हैं जो सूखते नहीं। लॉरेस सिल्वा इस इलाके के ही एक और अनोखे पक्षी का भी आशियाना है। लॉरेल पिजन जंगल में रहता है, पर घोंसले बनाता है ज्वालामुखी की चट्टानों पर, और यह आदत इसे महंगी पड़ती है। चूहे यहाँ शिकारियों के तौर पर बड़ा खतरा बन गए हैं। ये स्थानीय पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुरा लेते हैं, खासकर लॉरेल पिजन के। इनके करीब 75% अंडे चूहे खा जाते हैं। कनेरी आइलैंड बजर्ड भी इन चट्टानों पर इन कबूतरों के साथ रहता है और कुछ हद तक इनका साथी भी है। बजर्ड इस आइलैंड पर मौजूद इकलौता ऐसा शिकारी है जो इस अनोखे जंगल में घुसपैठ कर गए चूहों को खत्म कर सकता है। एक और ऐसी गुमनाम सी दुनिया है जो 12 करोड़ साल से भी ज्यादा से अलग थलग रही है। ये है मेडागास्कर आइलैंड। दूर दराज होने के कारण ये एक कुदरती लैब जैसी जगह है जिसमें ज्यादातर पेड़ पौधे और जानवर सिर्फ इसी द्वीप पर मिलते हैं। मसलन ये लीमर की सभी प्रजातियों का कुदरती आशियाना है। आज यहां इनकी 100 से भी ज्यादा स्पीशीज रहती हैं और इनमें से ज्यादातर लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। AI is changing the game for app development. Firebase is here to help. We सुबह सुबह डराने वाली एक आवाज सुनाई देती है और जल्दी ही ये एक कमाल का कोरस लगने लगता है। दरअसल जब जंगल में तापमान और नमी कम होती है तो जंगल के जानवर इसी तरह से बात करके एक दूसरे को बताते हैं। इन स्थितियों में आवाज दूर तक और ज्यादा साफ जाती है। इस तरह इंड्रेक्स अपने इलाके और अपने झुंड के रिश्तों की पुष्टि करते हैं। यहां से दूर कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाके में एक और अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कैलिफोर्निया किस्से कहानियों की सरजमी, जहां पेड़ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कुछ सबसे खास और वाइल्ड जगहों को खास मायने और शख्सियत देते हैं। ये आवाजें जंगल से आ रही मालूम होती हैं। वापिटीज या एल्क दुनिया के सबसे बड़े हिरणों में शुमार हैं। ये जंगल से तभी बाहर आते हैं जब हीट में होते हैं। विशालकाय वापिटीज साल के ज्यादातर समय जंगल में ही रहते हैं। पत्तियां, कीड़े और पेड़ की छाल खाते रहते हैं। पर पतझड़ में जब रटिंग यानी मिलन का मौसम शुरू होता है तो ये सुरक्षित जंगल से निकलकर खुले खुले मेडोज में आ जाते हैं, जहां मेल्स अपनी मादाओं के साथ इकट्ठे होते हैं।
इनकी आवाजें सुबह और शाम सुनी जा सकती हैं। इनके जरिए हर मेल अपनी ताकत जताता है और राइवल्स को चुनौती देता है। नॉर्थ अमेरिका के इस हिस्से में दुनिया की सबसे ऊंची पेड़ प्रजाति खूब फलती फूलती है और ये सब कॉनिफर है। ये इलाका है पॉन्डरस पाइन, इंसेंस सीडर, व्हाइट फर्ड और सबसे ऊंचे सिक्वेया का। छोटे आकार के व्हाइट टेल डियर अमेरिका के जंगलों को सबसे ज्यादा पसंद करने वाली स्पीशीज है, जिसका वजन होता है 160 किलो तक। रेडवुड्स इतने बड़े हैं कि ये उनके आसपास दिखते ही नहीं। कैलिफोर्निया सिक्वेया सबसे विशाल पेड़ है। इसे दुनिया का सबसे इंप्रेसिव लिविंग बीइंग कहा जाता है और इसके पीछे ठोस वजह भी है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीवित चीज के मुकाबले इसका बायोमास सबसे ज्यादा होता है। ऐसे सबसे विशाल पेड़ का वजन 2000 टन से भी ज्यादा माना जाता है। इनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, कुछ तो 3000 साल से भी पुराने हैं। जायंट सिक्वेयर्स क्रिटेशियस पीरियड में अपनी पीक पर थे, पर आज ये कैलिफोर्निया के पहले से काफी कम इलाकों में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के जंगल यानी बुशवेल्ड साइज में काफी छोटे हैं, पर मामूली दिखने के बावजूद इनमें एक कमाल का सरप्राइज छिपा है। ये है मोपाने। ये काफी इलाके में मौजूद है। ये पेड़ बस इसी जगह मिलता है और इसके स्थानीय नाम का मतलब है तितली। ये नाम इसे इसकी पत्तियों के आकार के कारण मिला। बुशवेल्ड पेड़ों और झाड़ियों की एक बड़ी सी भूल भुलैया है, जिसमें काफी जानवर रहते हैं और इनमें से कई विलोपन का खतरा झेल रहे हैं, जैसे कि ब्लैक राइनो। झाड़ियां और पेड़ बचे खुचे ब्लैक राइनो को छिपाए रखते हैं। सिर्फ यही जगह इनका सुरक्षित आशियाना है। साल के इस समय रात में तापमान 0 से भी नीचे गिर सकता है। तो 2 साल का ये बच्चा, जिसका वजन करीब 500 किलो होगा, अपनी मां का दूध पीता रहता है ताकि ठंडी और सूखी गर्मियों का सामना कर सके। हमारी पृथ्वी के जंगल और वन कई पौधों और जीवों की विलोपन का खतरा झेल रही कई प्रजातियों के लिए आखिरी शरण स्थल है। सदर्न व्हाइट राइनोज भी उन्हीं हालात का सामना कर रहे हैं जो इनके नॉर्दर्न कजिन्स कर रहे हैं। इनकी आबादी तेजी से घट रही है क्योंकि ये सबसे घने सवाना में ही रह सकते हैं। बड़े मेल्स अपने इलाके की निशानदेही पेशाब के छिड़काव और मल के फैलाव से करते हैं। ये दूसरे मेल्स को एक हद तक ही बर्दाश्त करते हैं, पर जब हीट वाली कोई फीमेल नजर आ जाती है तो टेंशन बढ़ने लगती है। जब मेल्स उसका ध्यान खींचने के लिए आपस में भिड़ते हैं तो माहौल जल्दी ही बदल जाता है। 2.5 टन वजन वाला कोई जीव अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टक्कर मार दे तो काफी नुकसान पहुंचा सकता है।